देख बहू, ससुर जी का बहाना बनाकर अपने भाई के लिए हलवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सुषमा जी की आवाज में जहर घुला हुआ था। पता भी है देसी घी का भाव क्या चल रहा है। कभी अपने घर में भी बनाया है देसी घी का हलवा? पर माँ जी, परवर कुछ नहीं। देख छोटी बहू, अपने पीहर वालों को देखकर इतना उछलने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी तो कभी बड़ी बहू की भी हिम्मत नहीं हुई कि भाई के लिए कढ़ाई चढ़ाने की बात कही हो। सुषमा जी ने उसे बीच में ही टोक दिया। शिखा की आंखों में आंसू तैर गए। फागुन का महीना अपनी पूरी रंगीनी के साथ दस्तक दे चुका था। हवा में हल्की हल्की सिहरन बची थी, लेकिन सूरज की किरणों में अब होली की गर्माहट महसूस होने लगी थी। मोहनलाल जी का 2 मंजिला मकान शांति निवास वैसे तो नाम के अनुरूप शांत रहता था, लेकिन रसोई से आने वाली बर्तनों की खटपट और सुषमा जी की तीखी आवाज अक्सर उस शांति को भंग कर दिया करती थी। सुबह के 7:30 बज रहे थे। मोहनलाल जी बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और चश्मे के ऊपर से बार बार रसोई की तरफ देख लेते थे। रसोई में उनकी छोटी बहू शिखा गुनगुनाती हुई चाय छान रही थी। शिखा स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और सरल थी। 2 साल पहले जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी, तब उसने सोचा था कि वो अपनी सादगी से सबका दिल जीत लेगी, लेकिन सास सुषमा जी को रिझाना लोहे के चने चबाने जैसा था। शिखा ने चाय की केतली उठाई और ससुर जी के लिए कप में चाय पलटते हुए धीरे से कहा, बाबूजी चाय लीजिए। जीती रहो बहू। राजेश उठ गया क्या? मोहनलाल जी ने अखबार समेटते हुए पूछा। जी बाबूजी, वे तैयार हो रहे हैं। शिखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी अंदर के कमरे से हाथ में माला लिए सुषमा जी निकली। उनके माथे पर हमेशा की तरह 3 बल पड़े हुए थे। वे ईश्वर की भक्ति तो करती थीं, लेकिन उनके वचनों में कभी भी भक्ति की सौम्यता नहीं दिखाई देती थी। सुषमा जी को आते देख शिखा ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। माँ जी प्रणाम, आपकी चाय। सुषमा जी ने बिना शिखा की तरफ देखे चाय का कप पकड़ा और सोफे पर बैठ गई। शिखा कुछ झिझक रही थी। उसके हाथ आपस में बंधे हुए थे और वो कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी। आखिरकार उसने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, माँ जी, आज भैया आएंगे होली का सामान लेकर, तो चाय के साथ थोड़ा सूजी का हलवा बना लूं क्या? कल पापा जी भी कह रहे थे कि बहुत दिनों से हलवा नहीं बनाया। ये सुनना था कि सुषमा जी का चाय का घूंट उनके गले में ही अटक गया। उन्होंने कप को जोर से तिपाई पर रखा, जिससे चाय की कुछ बूंदें बाहर छलक गईं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। भाई के लिए बनाना है, पापा जी का नाम लेकर? सुषमा जी की आवाज में जहर घुला हुआ था। पता भी है देशी घी का क्या भाव चल रहा है? कभी अपने घर में भी बनाया है देशी घी का हलवा? फिर हम कोई बाजार से तो घी लेते नहीं, गांव से शुद्ध गाय का मंगाते हैं। यूं बर्बाद करने के लिए नहीं है। चाय के साथ नमकीन बिस्किट रख देना, और ज्यादा करेगी तो पेठे की मिठाई है फ्रिज में, वो रख देना। शिखा का चेहरा इस अप्रत्याशित डांट से उतर गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानती थी कि बहस करने से बात और बिगड़ेगी। पर माँ जी, वो मिठाई तो... शिखा ने कुछ कहना चाहा, क्योंकि वो पेठे की मिठाई हफ्ता भर पुरानी थी और उसमें हल्की सी महक आने लगी थी। परवर कुछ नहीं। सुषमा जी ने उसे बीच में ही टोक दिया। देख छोटी बहू, अपने पीहर वालों को देखकर इतना उछलने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी तो कभी बड़ी बहू की हिम्मत भी नहीं हुई कि भाई के लिए कड़ाही चढ़ाने की बात कही हो। और कोई तेरा भाई ऐसा अनोखा सामान लेके नहीं आ रहा कि हम उसके एहसान तले दब जाएंगे। रसोई के कोने में खड़ी शिखा चुपचाप अपनी सास की बातें सुन रही थी। मोहनलाल जी को अपनी पत्नी का ये व्यवहार हमेशा की तरह नागवार गुजरा। वे अपनी जगह पर असहज होकर बैठे रह गए। शिखा ने अपनी रुलाई रोकते हुए कहा, माँ जी, पता नहीं वो तो चाय के लिए भी रुकेगा या नहीं। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। उसे तो आगे दीदी के यहाँ भी जाना है। सुषमा जी ने एक तिरछी नजर शिखा पर डाली और अपने होंठ सिकोड़ते हुए बोली, फिर है धक्के खाते? क्या देके जाएगा? वही एक साड़ी, एक पैंट कमीज, 1 दर्जन केले। अब मोहनलाल जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अखबार को जोर से टेबल पर पटका और बोले, तुम भी कमाल करती हो सुषमा। अरे, ये तो बहू बेटी का मान होता है। हमारी परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं।
वैसे भी बहू के घर से कुछ भी आए, तुम खुश कब हुई हो? सुषमा जी का अहंकार इस बात पर और भड़क गया। वे उठकर खड़ी हो गईं और कमर पर हाथ रखकर बोली, खुश तो आदमी तब होगा ना जब कुछ ढंग का आज तक आया हो। कपड़ों के नाम पर हमेशा चीथड़े आए हैं। काम वाले भी ना पहने ऐसे कपड़े। लेना देना तो कोई मुझसे सीखे। राखी के ब्याह को 16 साल हो चुके हैं। ससुराल वालों ने हमेशा मेरा दिया ही पहना है। आज भी इतना सामान भेजती हूँ कि पड़ोस रिश्तेदारों में बांटकर भी 10-10 दिन खाते हैं। ये सुषमा जी का पुराना राग था। वे अपने मायके की संपन्नता और अपनी बेटी के ससुराल में अपने द्वारा दिए जाने वाले दान दहेज का बखान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उनके लिए रिश्तों की अहमियत इस बात से तय होती थी कि सामने वाला कितना महंगा सामान लेकर आ रहा है। मोहनलाल जी जानते थे कि अपनी पत्नी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने से ऊपर किसी को नहीं आने देती थी। हर बहस का अंत उनके चिल्लाने और खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने पर ही होता था। पर आज बहू का इस तरह सरेआम अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शिखा जैसी संस्कारी और शांत लड़की के मायके को इस तरह नीचा दिखाना सरासर अन्याय था। मोहनलाल जी चिढ़कर बोले, वैसे तुम्हारा भाई कब आ रहा है होली का सामान लेकर? तुम तो हमेशा राग अलापती हो ना कि 4 भाइयों की अकेली बहन हो। कोई कमरा खाली करवाऊं? देखें वे इस बार क्या हाथी घोड़े लेकर आते हैं। सुषमा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें अपने भाइयों के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं था। वे अपने पति की तरफ उंगली उठाकर बोली, देखो जी, कह देती हूँ कि ज्यादा बहू की तरफदारी करने वाले मत बनो। एक बहू तो चली गई, दूसरी भी चली जाएगी। बुढ़ापे में रोटी तो मैं ही दूंगी। ये बहुएं 2 दिन में रंग बदल लेती हैं। दरअसल बड़ी बहू सास के बुरे व्यवहार के कारण अलग जाकर रहने लगी थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी घंघना उठी। इस घंटी ने पति पत्नी के बीच चल रहे इस तीखे तर्क वितर्क पर तुरंत विराम लगा दिया। सुषमा जी ने अपने कपड़े ठीक किए और बुदबुदाती हुई अंदर चली गईं। मोहनलाल जी एक गहरी सांस छोड़कर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गए। जैसे ही मोहनलाल जी ने दरवाजा खोला, सामने शिखा का छोटा भाई केतन खड़ा था। उसके हाथ में मिठाई का बड़ा डिब्बा था और दूसरे हाथ में होली के कपड़ों और फलों की टोकरी थी। उसके चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान थी। नमस्ते मौसा जी। केतन ने झुककर मोहनलाल जी के पैर छू। आओ आओ केतन बेटा, शिखा बहू तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। घर में सब ठीक है ना? शिखा बेटा, केतन आ गया है। मोहनलाल जी ने अत्यंत गर्मजोशी से उसका स्वागत किया ताकि उसे घर के भीतर के तनाव का एहसास ना हो। शिखा रसोई से दौड़ती हुई आई। अपने भाई को देखकर उसकी आंखों की उदासी पल भर में गायब हो गई। भैया, तुम आ गए। उसने केतन के हाथ से सामान लिया। नमस्ते भैया। माँ, बाबूजी, भाभी सब ठीक है ना? आप तो कह रहे थे कि दक्ष को साथ लेकर आओगे। शिखा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, कह तो रहा था, पर फिर सोचा कि मुझे भी उलटफेर ही करनी है। नीलम दीदी के यहाँ भी जाना है ना, तो समय कम था। अगली बार पक्का लाऊंगा। तू कैसी है शिखा? मौसी जी कहाँ हैं? केतन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। इतने में सुषमा जी अंदर के कमरे में बनावटी मुस्कान ओढ़कर बाहर निकल आईं। मैं भी यही हूँ, और बाल बच्चे तो सब ठीक हैं। जा शिखा, चाय बना ले अपने भाई के लिए। उन्होंने बहुत ही औपचारिक तरीके से कहा, जिसमें कोई आत्मीयता नहीं थी। मोहनलाल जी को सुषमा जी का ये रूखापन फिर खटका। वे केतन को सोफे पर बिठाते हुए बोले, तुम भी कमाल करती हो सुषमा। बहू को भाई के पास बैठने दो, तुम चाय बना दो, और हाँ, अपने हाथ का बेसन का हलवा भी चखा दो। भाई केतन, तुम्हारी मौसी के हाथ का हलवा, वाह! नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। मोहनलाल जी ने जानबूझकर ये बात कही थी ताकि सुषमा जी को उनकी औकात और मेहमान नवाजी का पाठ पढ़ा सकें। लेकिन केतन बहुत समझदार था। उसने घर के वातावरण में व्याप्त सूक्ष्म तनाव को भांप लिया था। उसे अपनी बहन की स्थिति का अंदाजा था। उसने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं मौसी जी, आज तो न चाय पीऊंगा और न ही हलवा खाऊंगा। बस एक गिलास पानी पिला दें। नीलम दीदी के यहाँ भी पहुंचना है और शाम तक वापस लौटना है। गाड़ियां भी त्योहार के समय बहुत व्यस्त रहती हैं। शिखा पानी का गिलास लेकर आई। केतन ने पानी पिया
शिखा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और त्योहार की औपचारिकताएं पूरी कर तुरंत ही विदा ले ली। उसके जाने के बाद घर में जो सन्नाटा पसरा वो किसी बड़े तूफान का संकेत था। केतन के जाते ही सुषमा जी का कृत्रिम मुखौटा उतर गया। उन्होंने लिविंग रूम के सोफे पर बैठे मोहनलाल जी के सामने आकर कमर पर हाथ रख दिया। बहुत बड़े दानी बनते हो ना तुम। सुषमा जी की आवाज चीख में बदल गई। मेरी क्लास लगाने की कोशिश कर रहे थे उसके सामने। अपने हाथ का बेसन का हलवा चखा दो। क्यों भाई, मेरा भाई आया था क्या जो मैं कढ़ाई चढ़ा दी? और तुमने मुझे हुक्म कैसे दिया? मोहनलाल जी ने शांति से कहा, सुषमा, वो इस घर का मेहमान था, हमारी बहू का सगा भाई था। क्या एक मेहमान को हलवा पूछना गुनाह है? मेहमान अपनी औकात के हिसाब से होता है। सुषमा जी ने चिल्ला कर कहा, आइंदा अगर किसी के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुनो शिखा, उन्होंने रसोई की तरफ मुंह करके चिल्लाया, अपने भाई को समझा देना कि अगली बार आए तो कम से कम 2 घंटे पहले बताए। यहाँ कोई मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा है। शिखा रसोई में खड़ी चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसने अपने पति राजेश की तरफ देखा जो अभी अभी कमरे से बाहर आया था। राजेश ने सब कुछ सुना था, लेकिन वो अपनी माँ के अड़ियल स्वभाव से वाकिफ था। उसने शिखा के कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, शांत हो जाओ शिखा, माँ का स्वभाव तुम जानती हो, दिल पर मत लो। शिखा ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सिर हिला दिया। वो इस घर को बिखरने नहीं देना चाहती थी। होली बीत चुकी थी, जीवन अपनी पुराने ढर्रे पर लौट आया था, लेकिन नियति के पिटारे में कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक शाम जब घर के सभी लोग आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे, अचानक सुषमा जी के पास पड़ा मोबाइल फोन जोर जोर से बज उठा। स्क्रीन पर उनकी इकलौती और लाडली बेटी राखी का नाम चमक रहा था। सुषमा जी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उन्होंने फोन उठाया। हाँ बेटा राखी, कब आ रही है? लेकिन दूसरी तरफ से राखी की आवाज नहीं, बल्कि उसकी सिसकियां और चीखें सुनाई दे रही। राखी रोते हुए कुछ कह रही थी जो साफ समझ नहीं आ रहा था। बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही है? परेश कैसा है? सुषमा जी का दिल बैठ गया। माँ, वो परेश का एक्सीडेंट हो गया है। राखी ने रोते हुए किसी तरह शब्द पूरे किए। कैसे? कौन से हॉस्पिटल में? हाय, राखी के पापा, नाश हो गया, परेश का एक्सीडेंट हो गया है। सुषमा जी के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। घर में अफरा तफरी मच गई। मोहनलाल जी झटके से खड़े हो गए। ए शिखा, जल्दी राजेश को फोन करके कह दे फोर्टिस में पहुंचने को। जाने मेरे बच्चे किस हाल में होगी। सुषमा जी बदहवास होकर रोने लगी। उनका सारा अहंकार, सारा घमंड एक पल में हवा हो गया। राजेश ने तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। शिखा ने आगे बढ़कर अपनी सास को संभाला। माँ जी, आप धीरज रखिए, कुछ नहीं होगा परेश जी को। राजेश, आप जल्दी निकलिए, मैं और बाबूजी माँ को लेकर टैक्सी से आते हैं। उस संकट की घड़ी में शिखा का दिमाग सबसे तेज चल रहा था। उसने तुरंत पानी लाकर सास को पिलाया, उन्हें सांत्वना दी और सबको लेकर अस्पताल की तरफ भागी। फोर्टिस अस्पताल का माहौल हमेशा की तरह तनावपूर्ण था। आईसीयू के बाहर राखी बेहाल बैठी रो रही थी। सुषमा जी अपनी बेटी को देखते ही उससे लिपटकर रोने लगी। डॉक्टर बाहर आए। मोहनलाल जी और राजेश ने डॉक्टर को घेरा। देखिए, मरीज की जान तो बच गई है, लेकिन चोटें बहुत गंभीर हैं। दाहिने पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर है। रीढ़ की हड्डी के पास भी गहरी चोट है। इन्हें ठीक होने में महीनों लगेंगे और पूरी तरह बेड रेस्ट की जरूरत होगी, डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। ये सुनकर राखी और सुषमा जी का रोना और बढ़ गया। परेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसका दिल्ली में अपना घर नहीं था। वे दिल्ली में एक छोटी सी दूसरी मंजिल के फ्लैट में किराए पर रहते थे। करीब 10-15 दिन के बाद परेश की हालत में कुछ सुधार हुआ और डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर घर जाने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन असली समस्या अब शुरू होने वाली थी। पैर में भारी प्लास्टर और फ्रैक्चर के कारण परेश का हिलना डुलना भी मना था।
वो सीढ़ियां चढ़ने में पूरी तरह असमर्थ था। राखी का किराए का घर दूसरी मंजिल पर था और वहां कोई लिफ्ट नहीं थी। अस्पताल के डिस्चार्ज काउंटर के पास खड़े होकर सब इस चिंता में डूबे थे कि अब क्या किया जाए। तभी गांव से आए राखी के बुजुर्ग ससुर, जो लाठी के सहारे चल रहे थे, अत्यंत दुखी होकर बोले, मोहनलाल जी, परेश ऊपर दूसरी मंजिल पर चढ़ने में असमर्थ है। किराए का घर भी छोटा है, वहां व्हील चेयर भी नहीं घूम पाएगी। हम इन्हें गांव ही ले चलते हैं, पर चिंता यह है कि अकेली बहू वहां गांव के कच्चे रास्ते और सुविधाओं के बिना इस बीमारी की हालत में इसे कैसे संभालेगी। मैं यहाँ शहर के बारे में भी कुछ नहीं जानता। सुषमा जी चुप रही थी। वे अपनी बेटी की तकलीफ देख रही थी, लेकिन उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर बेटी दामाद को अपने घर ले गई तो सेवा कौन करेगा। बड़ी बहू पहले ही अलग हो चुकी थी और छोटी बहू शिखा से वो जैसा व्यवहार करती थी, उसके बाद वे किस मुंह से उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपे। उन्हें डर था कि शिखा मना कर देगी या ताना मारेगी। जब सब लोग असमंजस और चिंता के भंवर में डूबे थे, तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने उस निराशा भरे माहौल को उम्मीद की रोशनी से भर दिया। शिखा आगे बढ़ी। उसने राखी के ससुर जी से बहुत ही आदर से कहा, नहीं मौसा जी, आप इतना बड़ा घर होते हुए बीमारी की हालत में भाई साहब को लेकर गांव क्यों जाओगे? वहां डॉक्टरों की तुरंत सुविधा भी नहीं है। सबने चौंक कर शिखा की तरफ देखा। सुषमा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। शिखा ने अपनी सास और ससुर की तरफ देखा और फिर दृढ़ता से बोली, जब तक परेश जिया जी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, हम सब इकट्ठे हमारे घर में रहेंगे और आपको तथा मौसी जी को भी कुछ दिन हमारे साथ ही रहना है, क्योंकि इस समय बेटे को माँ बाप की और माँ बाप को बेटे के सहारे की जरूरत है। हमारा घर नीचे की मंजिल पर भी है, वहां जीजा जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहनलाल जी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी बहू की बात का समर्थन किया। हाँ भाई साहब, शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटी का घर क्या हुआ, संकट में अगर अपनों के काम ना आए तो? ऐसा बड़ा घर किस काम का? आप सब हमारे यहाँ चलिए। राजेश ने भी मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दी। मन ही मन सुषमा जी अपनी बहू के इस बड़प्पन को देखकर अपने पिछले व्यवहार पर अत्यंत लज्जित थीं। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने कैसे इसी बहू के भाई को एक कटोरी हलवे के लिए मना कर दिया था, और आज वही बहू उनकी बेटी के पूरे ससुराल को शरण देने और उनकी सेवा करने के लिए सहर्ष तैयार खड़ी थी। पर उनका पुराना अहम अभी भी इतना मजबूत था कि उसने उन्हें मुंह खोलकर कुछ भी कहने से रोक रखा था। वे चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी रहीं। परेश, राखी, उनके दो बच्चे और उनके माता पिता सब मोहनलाल जी के शांति निवास में शिफ्ट हो गए। घर अचानक मेहमानों से भर गया था। एक बीमार व्यक्ति की सेवा करना कोई आसान काम नहीं होता, वो भी तब जब मरीज पूरी तरह बेड रेस्ट पर हो। लेकिन शिखा ने जैसे इस जिम्मेदारी को अपने जीवन का मिशन बना लिया। उसने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। परेश के लिए डॉक्टरों के बताए अनुसार अलग से उबला हुआ पौष्टिक खाना बनाना, समय पर दवाइयां देना, बच्चों के स्कूल की तैयारी करना और राखी के सास ससुर जी के लिए समय पर चाय पानी की व्यवस्था करना, ये सब शिखा अकेले हंसते हंसते करने लगी। परेश के माता पिता तो हफ्ते भर बाद जब उन्होंने देखा कि परेश अब सुरक्षित हाथों में है और शिखा राजेश उसके सगे भाई भाभी से बढ़कर देखभाल कर रहे हैं, तो वे राजेश और शिखा के सेवा भाव और सद्व्यवहार की तारीफ करते हुए और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए वापस गांव लौट गए। पर राखी, परेश और उनके बच्चे करीब 4 महीने तक वहीं रहे। इन 4 महीनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। सुषमा जी, जो कभी घर पर हुक्म चलाती थी, अब अपनी बहू की मेहनत देखकर अंदर ही अंदर पिघल रही थी। वे कई बार शिखा की मदद करने की कोशिश करती, लेकिन शिखा मुस्कुराकर कहती, माँ जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं हूं ना, आप बस आराम कीजिए। इन सब में सबसे खास बात ये रही थी कि शिखा के चेहरे पर एक बार भी किसी ने एक शिकन भी ऐसी नहीं देखी जिससे ऐसा लगे कि उसे किसी से कोई शिकायत हो या वो इस अतिरिक्त काम के बोझ से परेशान है। वो हमेशा उसी सहज मुस्कान के साथ सबका ख्याल रखती रही। धीरे धीरे परेश के पैरों में ताकत आने लगी। वो लाठी के सहारे चलने लगा। 4 महीने बाद
डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह स्वस्थ घोषित कर दिया और वो दोबारा काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। वो दिन आ ही गया जब राखी और परेश को अपने बच्चों के साथ वापस अपने नए किराए के घर में शिफ्ट होना था। विदाई का माहौल भावुक था। राखी अपनी छोटी भाभी के गले लगकर फूट फूट कर रोई। भाभी, अगर आज तुम ना होती तो शायद मेरा घर उजड़ जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। राखी ने कहा। एहसान कैसा दीदी? आप तो इस घर की बेटी हैं और जीजा जी हमारे अपने हैं। शिखा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। जब राखी की गाड़ी चली गई तो घर में एक अजीब सा खालीपन छा गया। मोहनलाल जी अपने कमरे में थे। राजेश दफ्तर जा चुका था। शाम के समय सुषमा जी चुपचाप रसोई में आई। शिखा रात के खाने की तैयारी के लिए सब्जियां काट रही थी। सुषमा जी को रसोई में देखकर शिखा खड़ी हो गई। माँ जी, आप यहाँ क्यों आई? आपको कुछ चाहिए था? सुषमा जी ने शिखा के हाथ से चाकू ले लिया और उसे एक तरफ रख दिया। उनकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी। शिखा घबरा गई। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? शिखा ने उनके हाथ पकड़े। सुषमा जी ने रोते हुए शिखा के दोनों हाथों को अपने माथे से लगा लिया और अत्यंत रूंधे हुए गले से बोली, बेटा, आज रात का खाना मैं बनाऊंगी। कभी तो कुछ शिकायत भी किया कर शिखा। तूने इन 4 महीनों में और उससे पहले के 2 सालों में मेरी हर कड़वी बात को अमृत समझकर पी लिया। मैंने तेरे भाई का अपमान किया, तेरे पीहर को नीचा दिखाया, लेकिन तूने मेरे संकट में अपने पूरे मायके का बड़प्पन दिखा दिया। शिखा चुपचाप अपनी सास को देख रही थी। सुषमा जी ने शिखा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोली, सचमुच जोहरी को ही हीरे की परख होती है। मेरे पास बेशकीमती हीरा है और मैं कागज के टुकड़ों को दौलत समझती रही। शिखा, मुझे माफ कर दे बेटा। शिखा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसका इतने दिनों का दबा हुआ दर्द सास के इस प्रेम और पश्चाताप को देखकर पिघल गया। उसने अपने सारे गिले शिकवे एक पल में भुला दिए। मुझे मुझे आपके हाथ से बना बेसन का हलवा खाना है माँ जी, शिखा ने सिसकते हुए कहा। ये सुनते ही सुषमा जी ने शिखा को कसकर अपने गले से लगा लिया। मोहनलाल जी, जो रसोई के दरवाजे के बाहर खड़े ये सब देख रहे थे, उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़े। आज शांति निवास में सचमुच शांति और प्रेम का वास हो गया था। अहंकार हार चुका था और एक बहू के निस्वार्थ प्रेम ने परिवार को हमेशा के लिए एक सूत्र में पिरो दिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं, धन दौलत या दिखावे से नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में दिखाए गए प्रेम, धैर्य और सेवा भाव से होता है। अहंकार और कटुता को केवल निस्वार्थ बड़प्पन और क्षमा से ही जीता जा सकता है। परिवार में बहुएं केवल घर संभालने नहीं आते, बल्कि वे अपने संस्कारों से बिखरते हुए परिवारों को स्वर्ग बनाने की शक्ति रखती हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।